हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पांचाली स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर के लिए आए हैं संविधान के टॉप 100 क्वेश्चन। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं कि इन 100 क्वेश्चन में पूरे संविधान को पढ़ लेंगे, संपूर्ण संविधान का निचोड़ केवल एक ही वीडियो में, या ये कहे कि ये संविधान का दर्शन है। इन 100 क्वेश्चन में एक भी टॉपिक नहीं है संविधान का जिससे क्वेश्चन नहीं उठाए गए हों। अगर आप इन 100 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका एक कंप्लीट संविधान का रिवीजन हो जाएगा। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका है कि 1932 में महात्मा गांधी जी 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य कौन सा समझौता हुआ था? तो दोस्तों, 1932 से महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य एक समझौता हुआ था, जिसमें इसे हम पूना समझौते के नाम से भी जानते हैं, और इसको कम्युनल अवार्ड भी बोलते हैं और सांप्रदायिक अधिनिर्णय, अर्थात इसके से जब उपरोक्त तीनों हैं। ये तीनों समझौते हुए थे जब महात्मा गांधी जी पुणे की यरवदा जेल में थे। उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी उनसे मिलने गए थे और उन्होंने उनसे कहा था कि हमें दलितों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन चाहिए। तो महात्मा गांधी जी ने उन्हें ये मना कर दिया था, कहा था कि हम प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं देंगे, लेकिन प्रांतीय विधायिका जो है, प्रांतीय विधानमंडल है, उसमें हम दलितों की सीटें 71 से बढ़ा करके, इतनी 71 जो सीटें थी इससे बढ़ा करके 147 कर देते हैं, 147 सीटें कर देते हैं, ये कहा। फिर उन्होंने कहा कि 18% हम केंद्रीय विधायिका में बढ़ा देते हैं, 18% केंद्रीय विधायिका में सीटें बढ़ा देते थे विधायिका। तो दोस्तों, ये था पूना समझौता। पूना पैक्ट भी बोलते हैं, कम्युनल अवार्ड और सांप्रदायिक अधिनिर्णय भी बोलते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इनको हमें सुमेलित करना है। इनके सामने एक सूची 1 है, ये आपकी सूची 1 है, और सूची 1 को हमें सूची 2 से सुमेलित करना है। तो सूरत का विभाजन कब हुआ था? ये हुआ था 1907 में। आप लोग जानते हैं सूरत विभाजन कब हुआ था? 1907 में। नेक्स्ट, इस सांप्रदायिक अधिनिर्णय कम्युनल अवार्ड, अभी पिछला क्वेश्चन यही था, तो ये कब हुआ था? 1932 में हुआ था। फिर है सर्वदलीय सम्मेलन जो हुआ था, ये हुआ था आपका 1928 में। और पूर्ण स्वराज का संकल्प जो है 1929 में लाहौर में भी एक अधिवेशन हुआ था, ठीक है ना। पूर्ण स्वराज का संकल्प वहीं पर लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी? तो किसके तहत की गई थी? ये दी गई थी आपकी भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत दी गई थी शक्ति। वर्तमान में अगर राष्ट्रपति जो होते हैं हमारे, राष्ट्रपति अध्यादेश तो अब भी जारी करते हैं, अनुच्छेद 123 के तहत तो राष्ट्रपति करते हैं, 123 अनुच्छेद। और अगर राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल जो करते हैं वो 213 के तहत करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट जो था ना, ब्रिटिश सरकार द्वारा या फिर कंपनी के अधीन ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत पर पहले बनाया गया पहला नियम कानून था। भारत पर एक तरह से कब्जा करने की पहली सीढ़ी यही थी, रेगुलेटिंग एक्ट, जो आपका 1773 ईस्वी में हुआ था। और इसी एक्ट के तहत क्या हुआ, 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी गई। कहां पर? एक सुप्रीम कोर्ट जो है वो बनाया गया कोलकाता में। कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्पे, सर एलिजा इम्पे। और इसके और भी थे, हाइड, जैसे एक हाइड था, एक चैम्बर था, लेमेस्टर था, 3 और जज थे इसमें, ठीक है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी कोलकाता में, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे, हाइड, चैम्बर और लेमेस्टर 3 और भी थे। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, मार्लिमेंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? मार्लिमेंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? तो मार्लिमेंटो सुधार कब आया? तो ये 1909 में आया था आपका, 1909 में मार्लिमेंटो सुधार बोलते हैं इसको। और इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, कि हम
प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का मतलब क्या होते हैं कि इन्होंने वर्ग और समुदाय के आधार पर कहा कि वर्ग और समुदाय के आधार पर हम इनको बांट देते हैं, उसी तरह चुनाव करवाएंगे। तो मिंटो ने तो कहा भी था, लॉर्ड मिंटो जो है उन्होंने कहा था वायसराय ने कि हम भारत में नाग के ऐसे बीज बो रहे हैं, नाग के ऐसे बीज बो रहे हैं भारत में, जो भविष्य तक इन्हें बहुत नुकसान मिलेगा इसका। और वही कारण है आज भी धर्म के आधार पर बंटते हैं। तो ये तो शुरुआत पहले ही हो गई थी कि इनमें फूट डालो, राज करो नीति, ये तो शुरू से ही थी। तो देखते हैं नेक्स्ट कि कैबिनेट मिशन 1946 निम्नलिखित में से कौन सा मिलता है? कैबिनेट मिशन 1946 में, तो दोस्तों ये आपका कैबिनेट मिशन 1940। आप जानते हैं कि इस मिशन के तहत क्या हुआ था? संविधान सभा का निर्माण हुआ था, और संविधान सभा का निर्माण हुआ था इस मिशन के तहत। ये मार्च 1940 में भारत में आया था, और इसमें कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। कौन कौन से? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, एवी अलेक्जेंडर थे, और सर स्टफर्ड क्रिप्स थे। 3 सदस्य भेजे थे। और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस इसमें से कौन थे? ये अध्यक्ष थे, ये थे आपके अध्यक्ष। एवी अलेक्जेंडर थे, ये नेवी मंत्री थे। अच्छा, ये नेवी में थे। और सर स्टफर्ड क्रिप्स जो वाणिज्य मंत्री थे, ये थे कौन? वाणिज्य मंत्री। और ये नेवी ऑफिसर थे। ये तीनों आए थे भारत में संविधान सभा बनाने के लिए। नेक्स्ट, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? इसमें लिखा है कि संविधान लागू होने तक। संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ। उससे पहले स्वतंत्रता के पश्चात यानी 1947 से लेकर के 26 जनवरी 1950 तक इसके द्वारा चला गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा शासन चला गया। एक इंपॉर्टेंट और बात बता दूं, यानी जब तक हमारे देश का संविधान नहीं बन गया तब तक इस अधिनियम के द्वारा हमारे देश का शासन चलाया गया स्वतंत्रता के पश्चात। इससे भी लगभग 250 अनुच्छेद जो है ना, यहां से 250 अनुच्छेद डायरेक्ट लिए गए हैं। 250 अनुच्छेद इसमें भारतीय संविधान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1922 में किसने कहा था कि भारतीयों का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? ये किसने कहा था? ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। और कब कहा था? 1922 में। अब देखो संविधान की बात कैसे करते हैं। सबसे पहले संविधान की मांग 1895 में उठाई गई बाल गंगाधर तिलक द्वारा। बाल गंगाधर तिलक द्वारा, बाल गंगाधर तिलक ने उठाई। उसके बाद में 1922 में उठाई। किसने? गांधी जी ने। 1922 में गांधी जी ने उठाई मांग। उसके बाद 1924 में मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू ने उठाई। उसके बाद में क्या हुआ? 1934 में एम एन रॉय, एम एन रॉय ने। ये औपचारिक मांग थी, औपचारिक। ठीक है। फिर 1936 में कांग्रेस ने उठाई, कांग्रेस ने उठाई 1936 में। फिर 1938 में पंडित नेहरू ने उठाई, वयस्क मत अधिकार के आधार पर होना चाहिए। तो इस तरह से आप इसमें याद कर सकते हैं। तो महात्मा गांधी जी ने 1922 में कहा था कि भारतीय संविधान भारतीय की इच्छा के अनुसार होगा। नेक्स्ट, कि औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग किसने की थी? अभी मैंने पीछे इसमें बताया था कि औपचारिक रूप से किसने की थी। ये की थी आपकी एम एन रॉय। इनका पूरा नाम जो था एम एन रॉय का, इन्होंने कब की थी? 1934 में की थी। इनका पूरा नाम था मानवेंद्र नाथ रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय इनको बोलते थे। नेक्स्ट, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? संविधान सभा के गठन की सर्वप्रथम पूछा, सर्वप्रथम। तो सबसे पहले तो मैंने बताया था इसके द्वारा की गई थी, बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1895 में की गई थी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस मिशन के तहत भारत की संविधान सभा का गठन किया गया। तो इसमें क्वेश्चन है कि संविधान सभा का गठन किस मिशन के तहत किया गया? तो किसके मिशन? कैबिनेट मिशन 1940 के तहत किया गया था। और इसके 3 सदस्य थे, वो मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं, पास, PAS। पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और सर स्टफर्ड क्रिप्स थे। नेक्स्ट, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति को हम मसौदा भी कहते हैं
मसौदा भी कहते हैं, मसौदा समिति, ड्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग भी इसको ही बोलते हैं। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इसके अध्यक्ष थे। इसमें टोटल 7 सदस्य थे। पहले सदस्य की बात करें तो हम कहें कृष्ण स्वामी अय्यर, कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक है। दूसरा गोपाल स्वामी, यानी कृष्ण जी भगवान के नाम पर गोपाल स्वामी अय्यर। फिर तीसरा हम इसमें बोल सकते हैं सादुल्ला खान, सादुल्ला खान थे। फिर इसमें चौथा अगर हम कहें तो चौथा कौन था इसमें? माधवराव थे, एन माधवराव, एन माधवराव, एन माधवराव थे। और पांचवे टीटी कृष्णमचारी, टीटी कृष्णमचारी थे। फिर इसमें छठे थे के एम मुंशी, के एम मुंशी, कन्हैयालाल मणिलाल मुंशी। और अध्यक्ष कौन थे इसके? अध्यक्ष 7वें नंबर पर जो थे आपके अध्यक्ष थे वो भीमराव अम्बेडकर जी थे, ठीक है। तो इस 7 इसके 7 इसमें सदस्य थे। इन्हें काम दिया गया कि संविधान को बनाइए। संविधान सभा की प्रारूप समिति थी, इन्हें संविधान सभा को बनाने के लिए जिम्मेदारी दी गई थी। नेक्स्ट, भारत निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? अब मैंने 7 लोगों के नाम आपको बताए हैं, इसमें से आपको क्या बताना है कि प्रारूपण समिति के जो सदस्य नहीं थे। तो गोपाल स्वामी अय्यर तो था ही, अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर भी था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे क्या? ये ही नहीं थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना को किसने संविधान की आत्मा कहा था? प्रस्तावना जो है हमारी, जो इसे भारतीय संविधान का दर्शन माना जाता है, किसने संविधान की आत्मा कहा था? तो ये कहा था ठाकुरदास भार्गव जी ने कहा था। किसने? ठाकुरदास भार्गव जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव को हम कह रहे, प्रस्तावना वाला प्रस्ताव था ये। तो उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा पारित किया गया था। जेएल नेहरू, जेएल नेहरू। और इसको स्वीकृति कब मिली थी? इसको स्वीकृति मिली थी 22 जनवरी 1947 को मिली थी उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति। ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करना। ये पूरी कंप्लीट वीडियो आप जब देख लोगे तो आपको खुद ही इस तरह का महसूस होगा कि आपने कंप्लीट संविधान का एक क्विक रिवीजन कर लिया है। नेक्स्ट, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? अपने प्यारे भारत का है, अपने प्यारे भारत का है। इससे संबंधित भी हम एक टॉपिक लेकर के आएंगे कि संविधान कितने प्रकार का होता है। एक छोटी सी रूपरेखा के अनुसार अगर हम बताएं तो संविधान जो होता है वो कई तरह का होता है। एक होता है लिखित, दूसरा होता है अलिखित, फिर तीसरे नंबर पर बड़ा संविधान होता है, फिर होता है छोटा संविधान, बड़ा संविधान भी होता है, फिर छोटा संविधान भी होता है। और बड़ा और छोटा संविधान किसके शब्दों के आधार पर भी होता है, और ये शब्दों के आधार पर भी होता है और अनुच्छेदों के आधार पर भी संविधान छोटा बड़ा होता है, ठीक है ना। तो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? भारत का है। अगर सबसे छोटा संविधान की बात करी जाए तो वैसे तो है अमेरिका का, जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद है। अनुच्छेद के आधार पर अगर शब्दों के आधार पर कहे तो मोनाको का है, मोनाको का। इसमें केवल 3814 शब्द है, ठीक है। तो इस तरह भी आप याद कर सकते हैं। और सबसे नया संविधान अगर बात करें तो वो है क्यूबा का। सबसे नया नया संविधान जो है वो क्यूबा का है, जो 2019 में बना। तो इससे आप ये क्वेश्चन भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, भारत की संविधान कैसा है? भारत का संविधान कैसा है? आप बता सकते हैं कि अंशतः कठोर अंशतः लचीला है। कठोर भी है और लचीला भी है, दोनों तरह का है। भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली व्यवस्था कहां से ली गई? ये जो है संसदीय प्रणाली व्यवस्था भारत में कहां से ली गई? ये कहां से ली गई? हमारे इंग्लैंड से ली गई। संसदीय प्रणाली व्यवस्था क्या होती है? इसमें सरकार के 2 प्रमुख हो जाते हैं, एक प्रधानमंत्री, एक होता है सरकार का प्रमुख। प्रमुख एक होता है राष्ट्र का प्रमुख। राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति, और सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। ये याद रख लेना, ठीक है।
नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं? तो जो हमारा नीति निर्देशक सिद्धांत है, ये क्वेश्चन तो इतनी बार रिपीटेड हुआ है, बहुत बार। ये लिए गए आपके आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, नेक्स्ट, किस देश के संविधान से संघीय व्यवस्था ली गई है? तो संघीय व्यवस्था जो है आपकी वो ली गई है कहां से? कनाडा से ली गई है। नेक्स्ट, मूल संविधान में कितने भाग, अनुसूची और अनुच्छेद थे? एक ही क्वेश्चन में तीनों के आंसर आपको मिलेंगे कि कितने भाग हैं, कितनी अनुसूची और कितने अनुच्छेद थे मूल संविधान में। तो उसमें कितने भाग थे? 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद थे। नेक्स्ट, नागरिकता का संबंध किस भाग से है? वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में हम बता देते हैं, वर्तमान में 25 भाग है और 12 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद है, मूल अनुच्छेद है। अब कुछ कहते हैं कि 470 हो गए हैं, तो ये इनके कहते हैं ना कि जैसा सब आर्टिकल जुड़ जाते हैं, तो वो जुड़े हुए हैं। वैसे मूल अनुच्छेद 395 ही है, आप देख लेना पुस्तक उठा करके। 395 उसमें ABCD इस तरह से करके बढ़ा दिए गए हैं, तो 470 के करीब हो गए हैं। वैसे टोटल कितने हैं? 395 है। नेक्स्ट, नागरिकता का संबंध किस भाग से है? नागरिकता नागरिकता का संबंध किस भाग से है? भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है। और नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद हमारे 5 से लेकर के 11 तक है। इसकी भी बहुत सारी विशेषताएं हैं। अनुच्छेद 5 बताता है, 6, 7, 8, 9। तो इसमें से आपको केवल 2 इंपॉर्टेंट बताता हूँ। एक तो 10 होता है, एक होता है 11 और 9, ये बताता हूँ। यदि आप किसी देश की दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं तो स्वतः समाप्त हो जाएगी। ये 9 में है। और नागरिकता के अधिकार का बना रहना, ये अनुच्छेद 10 में है। कोई बात। और अनुच्छेद 11 में संसद को शक्ति दी गई है कि वो नागरिकता संबंधित कानून बना सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान संशोधन का वर्णन संविधान के किस भाग में है? अर्थात संविधान में संशोधन जो है, यानी अनुच्छेद 368 जो है, उसका उल्लेख संविधान के किस भाग में है? भाग 20 में है। संविधान संशोधन का वर्णन किस भाग में है? भाग 20 में है। ठीक है, और भाग 17 में क्या है? 17 में क्या है? राजभाषा। और 18 में आपातकाल है, आपातकाल। और 21 में अस्थायी संक्रमण खंड और विशेष उपबंध है। ठीक, नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? पहले 8 अनुसूची थी, फिर संविधान संशोधन कौन सा आया? पहला। इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। और जमींदारी प्रथा के बारे में 9वीं अनुसूची में इस चीज के बारे में दिया गया है। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये जमींदारी उन्मूलन वाली बातें हैं, इसी में जोड़ी गई है। नेक्स्ट, दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है? दल बदल से संबंधित होता है आपका, जो दल बदल लेते थे, ये एक निषेध कर देगा कि आप दल नहीं बदल सकते, लेकिन अब भी इसका कोई मतलब नहीं है, बदल लेते हैं। तो ये जो है दल बदल, 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत इसको दल बदल वाले को लाया गया था कानून को। और 73वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 73वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? ये जोड़ी गई आपकी 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ये पंचायती राज से संबंधित है, आप जानते होंगे पंचायती राज। और इसमें टोटल कितने 29 विषय है, इतना भी आप जानते होंगे। टोटल कितने हैं? 29 विषय है। नेक्स्ट, संविधान के अनुसार भारत क्या है? संविधान में भारत को क्या कहा गया है? तो भारत को कहा गया एक राज्यों का संघ कहा गया है। आप इसमें एक चीज और बता देख लेना, यहाँ यूनियन है, न कि फेडरेशन। यूनियन, फेडरेशन में क्या होता है कि राज्य जो होते हैं मिलकर के देश को राज्य में छोटे छोटे राज्य होते हैं, एक समझौते के आधार पर मिलकर देश को बनाते हैं। ठीक है, लेकिन यूनियन में क्या है, राज्य केंद्र से अलग नहीं हो सकते, यानी देश से अलग नहीं हो सकते, वो उसके अधीन रहेंगे। तो भारत में यूनियन है। यूनियन बनाने का काम राज्यों को सरदार पटेल जी ने कहा था, उन्होंने ही सभी रियासतें जो थी उनको इसमें भारत में शामिल किया था। ठीक है, तो यूनियन को आप समझ सकते हैं,
फेडरेशन वो होता है जिसमें राज्य, छोटे छोटे राज्य जो होते हैं या फिर बड़े राज्य मिल करके देश का निर्माण करते हैं, किसी भी देश का, और जब चाहे वो उससे अलग हो सकते हैं। जैसे अमेरिका, फेडरेशन है अमेरिका, ठीक है, जिसको बोलता है संघ। अमेरिका में है ये नियम, अमेरिका जब चाहे तब हट जाए, तो अमेरिका के राज्य जो जब चाहे उससे अलग हो सकते हैं, लेकिन भारत क्या है, एक यूनियन है, इसके राज्य इससे कभी अलग नहीं हो सकते। ठीक है, समझ गए ना। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता का प्रावधान है? और नागरिकता का प्रावधान मैंने बताया था, ये अनुच्छेद 5 से 11 तक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत सांसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है? संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार मैंने बताया था, अनुच्छेद 11 में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो मौलिक अधिकार है ना, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के तहत 42वीं संविधान संशोधन 1976 के तहत इनको मौलिक अधिकारों को संविधान में शामिल किया गया था, और इनका 12 से 35 तक का ये आपके दिए गए हैं। टोटल कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार है। जैसे समानता का अधिकार होता है पहला, दूसरा है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का, तीसरा कौन सा होगा आपका? धार्मिक स्वतंत्रता। भाई ये क्या होगा? ये 14 से लेकर के 18 तक हो गया, ये 19 से लेकर के 22 तक हो गया, और ये तीसरे नंबर पे हम यहाँ लिख दे देते हैं, ये तीसरा होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये 23 और 24 इसमें लिए गए हैं। फिर धार्मिक स्वतंत्रता है 25 से लेकर के 28 तक। फिर ये चौथा नंबर का है। 5वें नंबर का है आपका जो है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार ये आपका है 29 और 30 में। 29 और 30 में जो छठा है वो आपका कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आपका किस में दिया गया है? ये 32 में दिया गया है। 31 में क्या था? अनुच्छेद 31 में क्या था? ये संवैधानिक उपचार के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या कहा था? भारत की आत्मा कहा था, संविधान की आत्मा इसको कहा था। तो ये अनुच्छेद 31 में जो था वो संपत्ति का अधिकार था, जिसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300A में उसको शामिल कर दिया गया है। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो अभी पीछे बताया मौलिक अधिकार कितने हैं। मौलिक अधिकार आपके 6 हैं, उनके नाम हमने बता भी दिए थे। अब इसमें देख सकते हैं 6 मौलिक अधिकार है, और यहाँ पे दिया भी गया है। ये समानता का अधिकार 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति स्वतंत्रता, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? यानी नीति निर्देशक सिद्धांत क्यों शामिल किए गए? जो आपके नीति निर्देशक सिद्धांत 36 से लेकर के 51 तक है ना, शामिल किया क्यों गया? तो इन्हें शामिल करने का कई कारण थे। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, यानी राज्यों के कल्याण के लिए इनकी जैसे कुछ योजनाएं हैं आपकी, वो राज्य सरकार लागू करती है अपनी मर्जी का, अपने विवेक के अनुसार। एक बात और बता दें कि आप नीति निर्देशक सिद्धांतों को लेकर के कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि ये इनको कह दो ना, ये उस तरह का चेक है कि जो सरकार जो है अपनी मर्जी से इनको अदा करती है, राज्य सरकार। अब इसके विरुद्ध कोर्ट नहीं जा सकते, किसी भी कोर्ट नहीं जा सकते, राज्य सरकार अपने विवेक से इनको देती है। ठीक है, नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? मौलिक कर्तव्य को कहां से लिए गए? पूर्व सोवियत संघ यानी रूस से लिए गए। कितने मौलिक कर्तव्य है? टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है, और अनुच्छेद 51 का में इनका वर्णन है मौलिक कर्तव्यों का, और भाग 4 का भी है इनका। ठीक है, भाग 4 का, ये भाग 4 का, और ये अनुच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों को संविधान के में किस समिति के अनुशंसा पर आधार पर किया? अच्छा, मौलिक कर्तव्यों को, सॉरी उसमें गलती हो गई थी, मौलिक अधिकार को नहीं किया गया था। तो मौलिक कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था, वो मौलिक अधिकार को नहीं किया गया था। ये मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था 42वीं संविधान संशोधन 1976 के तहत। ठीक है, तो वहां पर देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11 मौलिक कर्तव्य है। कितने हैं? 11 है मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? संघीय व्यवस्थापिका डायरेक्ट पूछ रहा है, बोलते हैं अपनी संसद के बारे में, तो डायरेक्ट उसी के बारे में पूछ रहे, तो किस नाम से ज्यादा संसद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो संसद के कितने सदन हैं? 2। कौन कौन से सदन हैं? एक होता है आपका लोकसभा और दूसरा होता है आपका राज्यसभा। अगर अंग की बात करेंगे तो कितने हैं? अंग है 3। याद रख सकते हैं सरल से। सरल से यानी संसद, र से यानी राज्यसभा, ल से लोकसभा। और इनके अनुच्छेद भी समान है, ये अनुच्छेद 79 ये 80 में है और ये 81 में है। तो अंग है 3, अरे नहीं, अंग 3 है, ये नहीं, इस तरह से नहीं, अंग 3 है। कौन कौन से? राष्ट्रपति इसमें ऐड हो जाता है, सॉरी इसमें राष्ट्रपति ऐड हो जाता है, ये नहीं है, इसको हटा देते हैं, ये नहीं है। अंग है 3, इसमें राष्ट्रपति जब शामिल हो जाता है तो टोटल 3 अंग बन जाते हैं ये। ठीक है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, तब ये 3 अंग बन जाते हैं। अंग है 3 और सदन है 2, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट, कि भारतीय संसद के कितने अंग हैं? वही क्वेश्चन आ गया। तो अंग कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन हो गए? लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, फिर होगा आपका राष्ट्रपति। ये 3 अंग होते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है, या निम्न सदन किसे कहा जाता है? निम्न सदन कहा जाता है आपके लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितने हो सकते हैं? तो लोकसभा में अधिकतम कितने हो सकते हैं? 550 हो सकते हैं। लोकसभा में अधिकतम कितने? 550 सदस्य हो सकते हैं। और वर्तमान सदस्य संख्या लोकसभा की कितनी है? वर्तमान सदस्य संख्या तो वो है आपकी वर्तमान आपकी 543 है। 543, 543 को हम कैसे करेंगे? ये इसमें से 543 जो होते हैं, इसमें जो आपके 20 सदस्य जो होते हैं ना, केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, तो इसे 520 के हिसाब से, अब इस मतलब में 13 है, तो ये आगे पे कितने हो गए आपके? 530 तो ये है और 13 ये है। 13 तो केंद्र शासित प्रदेशों से है, 13 है आपके केंद्र शासित प्रदेशों से, और ये है राज्यों से, ये राज्यों से है। तो अब वर्तमान में कितने? 543 हो गए। ठीक है, कितने? 543। अब लोकसभा में जो 2 एंग्लो इंडियन थे, अब कहोगे कि आपने 550 क्यों बोला, 552 क्यों नहीं बोला? तो जो 2 एंग्लो इंडियन थे ना, एंग्लो इंडियन जो थे उनको हटा दिया गया है, इसलिए 550। पहले 552 थी लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या, लेकिन अब 550 है। ठीक है, विधानसभा से भी हटा दिए गए हैं। नेक्स्ट, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? ये है राज्यसभा में, वो लोकसभा में था और ये राज्यसभा में है 250। राज्यसभा में कितना है? 250। और राज्यसभा के सदस्यों की वर्तमान संख्या कितनी है? वो है आपके, ये है ना वर्तमान संख्या, 245 वर्तमान संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो संसद का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 79 में है। तो इसकी एक ट्रिक जो मैंने पीछे बताई थी वो बता, तो ये सरल याद रखने के लिए, इसको सरल से आप याद कर सकते हैं। ये होगा आपका संसद, ये हो गया आपकी राज्यसभा, और ये हो गई आपकी लोकसभा। तो ये अनुच्छेद 79 में हो गया, ये 80 में हो गया, और ये 81 में हो गया। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संविधान में संशोधन प्रस्ताव के समय दोनों सदनों में मतभेद हो तो क्या होगा? यदि कोई संशोधन प्रस्ताव लाया जा रहा है कि हमें संशोधन करना किसी चीज में या किसी भी पॉइंट पे, तो क्या होगा?
प्रस्ताव गिर जाएगा। क्या होगा? प्रस्ताव गिर जाएगा। यदि दोनों में मतभेद है, संविधान संशोधन में संयुक्त अधिवेशन की नहीं होता। अर्थात हम कहें कि संविधान संशोधन में कहते हैं ना कि संयुक्त अधिवेशन ले लो, दोनों सदनों को बिठा लो, उसके बाद निर्णय ले लो, ऐसा नहीं होगा। संविधान संशोधन के प्रस्ताव में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं गई है। प्रस्ताव वो गिर जाएगा अगर दोनों सदनों में से किसी में भी मतभेद होगा, किसी ने भी उसको पारित नहीं किया तो वो प्रस्ताव गिर जाता है। ठीक है, अगर मतभेद हुआ। नेक्स्ट, शून्यकाल का समय कितना होता है? शून्यकाल का समय होता है 12 से 1 बजे, और इसके पहले होता है क्या? शून्यकाल का समय 12 से 1 होता है, इससे पहले होता है प्रश्न काल, वो 12 बजे से पहले का टाइम। इसको शून्यकाल बोलते हैं, इसको जीरो आवर भी बोलते हैं, जीरो आवर बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो मंत्री होते हैं वो महत्वपूर्ण मुद्दे उठाते हैं, और बिना सूचना दिए महत्वपूर्ण मुद्दे इसी में उठाए जाते हैं, यानी बिना किसी को बताए। ये तत्कालीन मुद्दे उठाते हैं, इन बिंदु पर 1 घंटे तक चर्चा रहती है। ठीक है, तो इसको शून्यकाल बोलते हैं। जब तत्कालीन मुद्दे, महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए जाते हैं अचानक से, तो उसको शून्यकाल बोलते हैं। ये 12 से 1 के बीच का समय रहता है, और शून्यकाल 12 से 1 के बीच में, इसलिए जीरो आवर बोलते हैं इसको। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति की तुलना किससे की गई है? हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं वो बताया गया है कि ये किसके, ब्रिटेन के सम्राट के बराबर है, ब्रिटेन के सम्राट के बराबर। राष्ट्रपति पद का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति का वर्णन किस में है? अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि एक क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। इससे संबंधित एक ट्रिक है, आप देख सकते हैं, पकानी कोका दियो दसम, ये ट्रिक दी गई है, देख सकते हैं। इसमें जो पा है इससे पद है, जो पद का वर्णन है इनके, वो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का वर्णन है कि राष्ट्रपति होगा। 53 में है कार्यपालिक शक्ति, ये इस संघ की कार्यपालिक शक्ति किस में निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। और नस इसमें निर्वाचन 54 में है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमण नियमित प्रणाली द्वारा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा, गुप्त मतदान इनका होता है। फिर कैसे इसमें होगा, कैसे होगा, इसका तरीका बताया कि इसके निर्वाचन का तरीका कैसे होगा, किस तरह से होगा, इसका तरीका बताया गया कि इसका निर्वाचन का तरीका कैसे होगा इसमें। ठीक है, अब इसमें कौन कौन वोट डालता है ये बताओ, ये भी पता होनी चाहिए कि सभी संसद के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी इसमें वोट डालते हैं। निर्वाचित सदस्य ही इसमें वोट डालते हैं। ठीक है, अब कोई पूछेगा कि ये बताओ कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोट नहीं डालता? तो जो 12 सदस्य होते हैं ना राज्यसभा के, वो नहीं डालते, क्योंकि वो क्या है, वो मनोनीत है, उन्हें राष्ट्रपति ही चुनता है। अगर राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालेंगे तो भी तो राष्ट्रपति के पक्ष में वोट डाल देंगे, इसी वजह से उन्हें इसमें शामिल नहीं किया गया है। इसमें फिर एक कार्यकाल है, ये 56 में है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष तक होगा। कितना? 5 वर्ष तक। दो से फिर दोबारा निर्वाचन 57, अनुच्छेद 57 में है राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन कैसे होगा। यह सा योग्यता है 58, अनुच्छेद 58 में योग्यता के बारे में देखा, इनकी योग्यता कितनी होगी? 35 वर्ष की आयु, 35 वर्ष से अधिक होनी, 35 वर्ष या इससे अधिक आयु होनी चाहिए, दिवालिया नहीं होनी चाहिए, पागल नहीं होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, लाभ के पद पर न हो। ठीक है, फिर इसमें शपथ 60, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। यदि वो नहीं है तो अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश बुलाएगा, और यदि वो भी नहीं है तो कोई और न्यायाधीश भी शपथ दिला सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, महाभियोग। महाभियोग अनुच्छेद 61 में है महाभियोग। राष्ट्रपति पर अब महाभियोग तब लाया जाता है जब संविधान का अतिक्रमण करता हो, अर्थात जब संविधान के खिलाफ जाएगा या संविधान में दिए गए जो नियम कानून है उनके विरुद्ध चलेंगे तो उन पर महाभियोग लगाया जाता है। तो ये ट्रिक से आप इनको याद भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष क्या होता है? कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट, संविधान के अनुसार भारत की तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? इसमें एक होता है सीडीएस, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, ये तो होता है, लेकिन जो सर्वोच्च होता है प्रमुख वो कौन होता है?
हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सीडीएस का पद तो अभी दूसरे पद है ये, पहले जनरल बिपिन रावत थे और दूसरे बन गए हैं, लेकिन राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु पात्रता क्या है, यानी क्या पात्रता होनी चाहिए जो राष्ट्रपति का निर्वाचन में शामिल होना चाहता है? तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए एक तो, और 35 वर्ष से अधिक आयु का होना चाहिए, लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए। लाभ का पद क्या है? जिस पद में सरकारी वेतन भत्ते मिलते हो, सारी सुविधाएं मिलती है, वो लाभ का पद होता है, अर्थात सरकारी नौकरी वाला नहीं होना चाहिए। लाभ के पद ये जो संसद है, मंत्री है, विधायक है, ये लाभ के पद नहीं माने जाते हैं, आप याद रखना। राज्यपाल भी लाभ का पद नहीं माना जाता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति का क्षमादान शक्ति का वर्णन किस में है? राष्ट्रपति क्षमादान शक्ति किस में है? अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान, मृत्यु दंड तक को क्षमा कर सकता है राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? अर्थात शपथ कौन दिलाता है? मैंने बताया था, वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की गई है? ये उपराष्ट्रपति की तुलना जो है किस देश के उपराष्ट्रपति से की गई है? देखो, राष्ट्रपति की तुलना करी गई थी ब्रिटेन के सम्राट से, और उपराष्ट्रपति की किससे? अमेरिका के उपराष्ट्रपति से। ये याद रख लेना, राष्ट्रपति की तुलना ब्रिटेन के सम्राट से और उपराष्ट्रपति की अमेरिका के उपराष्ट्रपति से। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति पद का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? यानी किस अनुच्छेद में कहा गया कि एक उपराष्ट्रपति भी होना चाहिए? अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति भी होना चाहिए। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति भी 5 वर्ष के लिए होता है, राष्ट्रपति भी 5 वर्ष के लिए होता है। उपराष्ट्रपति किस सदन का सदस्य होता है? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति किस सदन का सदस्य होता है। तो उपराष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य होता ही नहीं है, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता वो। उपराष्ट्रपति सभापति होता है, कहाँ का? राज्यसभा का। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। और उसको उसमें सभापति के रूप, उपराष्ट्रपति को एक और बात बताऊं, उपराष्ट्रपति जो है वो सभापति होता है, सभापति इसका राज्यसभा का, और इसको वेतन भी इसी का मिलता है, उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई वेतन नहीं मिलता। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं या चयनित होते हैं? तो क्या होता है? प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, निर्वाचित नहीं होते। प्रधानमंत्री के चुनाव देखे आपने कभी? नहीं होते। लोकसभा में बहुमत दल के नेता को, लोकसभा में बहुमत दल के नेता को क्या प्रधानमंत्री कहते हैं। भाई लोकसभा में उसमें से कोई एक अपने आप को चुन लेंगे कि ठीक है हम आपको प्रधानमंत्री बना रहे हैं, तो उनकी सहमति से वो प्रधानमंत्री बन जाता, तो ये नियुक्त होते हैं। उसी तरह से मुख्यमंत्री भी नियुक्त ही होते हैं, मुख्यमंत्री के चुनाव थोड़ी होते, चुनाव तो विधानसभा के होते हैं। तो मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल। और प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के प्रधानमंत्री के पद का वर्णन किसमें है? पद का वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 74 में है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं इनकी नियुक्ति, राष्ट्रपति करते हैं नियुक्ति। और फिर राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करने के बाद इनसे कहते हैं कि ठीक है अब आप एक मंत्रिमंडल बनाइए, मंत्री परिषद बनाइए, तभी मंत्री परिषद बनाई जाती है। इसमें हम आपको एक चीज और भी बताते हैं कि अब बताइए कि एक होता है मंत्रिमंडल, कंफ्यूज होते होंगे आप कि एक तो बोल देते हैं कि ये मंत्रिमंडल होगा, एक होगा मंत्री परिषद। मंत्री परिषद, इसमें फर्क क्या है? मंत्री परिषद में तीनों तरह के मंत्री आ जाते हैं। कौन कौन से मंत्री आ जाते हैं? राज्य मंत्री होते हैं, उप मंत्री होते हैं, और फिर होते हैं कैबिनेट मंत्री। इसको बोलते हैं मंत्री परिषद। और मंत्रिमंडल क्या होता है? जहां कैबिनेट मंत्री और प्लस कौन हो? मंत्री, प्रधानमंत्री, ये आपका मंत्रिमंडल होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो बताया था कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। और अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री के बारे में बताया गया कि प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो कौन दिलाता है? राष्ट्रपति उस प्रधानमंत्री को उनके पद की शपथ
दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? अब मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होगी? आप जानते हैं मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी? मंत्रिपरिषद कैसे मिलकर बनती है भाई? लोकसभा है, उसी में से मंत्रिपरिषद बनती है, उसी में से कैबिनेट मंत्री बनते हैं, उसी में पूरा मंत्रिमंडल बनता है। तो किसके प्रति उत्तरदायी होगी? लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होगी। अगर लोकसभा बहुमत समाप्त, प्रधानमंत्री गिर जाएगी सरकार। नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद में कौन कौन शामिल है? तो मैंने बताया था कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, ये मंत्रिपरिषद में शामिल है। यदि आप कैबिनेट मंत्री में प्लस प्रधानमंत्री भी कर देंगे, प्रधानमंत्री अगर कर देंगे तो इजको तो करेंगे कैबिनेट मंत्री प्लस प्रधानमंत्री इक्वल टू क्या? मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल हो जाता है। आप समझ गए मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या? नेक्स्ट, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो प्राक्कलन समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं और वो सब के सब किसके? लोकसभा के होते हैं। ये सारे के सारे लोकसभा के होते हैं। अब प्राक्कलन समिति के देखते हैं कि इसके काम क्या होते हैं। तो इसमें लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सी समिति सरकारी फिजूल खर्चों पर रोक लगाती है? जो फिजूल खर्चे होते हैं सरकार करती है, उन पर रोक लगाने का काम किसको होता है? प्राक्कलन समिति का। और इसमें सदस्य कितने होते हैं? 30। नेक्स्ट, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति जो है इसमें 22 सदस्य होते हैं और इसका काम भी यही है। इसे प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। इसमें जो 15 है वो तो होते हैं लोकसभा के और 7 होते हैं किसके? राज्यसभा के। इसमें टोटल कितने होते हैं? 22 होते हैं। नेक्स्ट, इस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन, प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसको कहा जाता है? लोक लेखा समिति को कहा जाता है। इसमें कितने सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में? 22 सदस्य, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। नेक्स्ट, संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक किसे कहा जाता है? अर्थात संविधान की व्याख्या कौन करता है और उसका संरक्षक कौन है? अगर सोचो कोई संविधान का अतिक्रमण करे या आपके मौलिक अधिकारों को हनन करे तो आप किसके पास जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के पास जाएंगे। अगर राज्य में है तो राज्य उच्च न्यायालय के पास जाएंगे। इनको अधिकार होता है अनुच्छेद 32 के तहत इनको, और उच्च न्यायालय को जो होता है वो 226 के तहत। ठीक है। नेक्स्ट, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीशों की संख्या है? टोटल अब वर्तमान में 34 है। ये 2019 में बढ़ा दिए गए हैं तो टोटल अब 34 है। इन्हीं 34 में याद रखना एक मुख्य न्यायाधीश भी होता है। 33 + 1, ये हम कहीं इसमें मैं लगा देता हूँ कि 33 + 1 है 34। ठीक है। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 124 में है। अनुच्छेद 123 में क्या है? अध्यादेश, अध्यादेश है। 165 में महाधिवक्ता, महाधिवक्ता, महाधिवक्ता के बारे में बताएंगे। नॉर्मल सी समझ लो कि राज्य सरकार का एक वकील है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपात। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? उच्च न्यायालय की अगर बात करते हैं तो टोटल 25 उच्च न्यायालय है। और कौन सा, कहा कि कौन सा एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका खुद का ही कुछ न्यायालय है? तो कौन सा है? दिल्ली। दिल्ली का खुद का ही कुछ न्यायालय है, वहां पर सुप्रीम कोर्ट भी है। उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो देखो वहां पर कितना था? 124। तो 124 का उल्टा कितना हो जाएगा? 214। देखो वो 124 था, इसका क्या हो जाएगा? 214। इसको यहाँ पर ले आइए, एक को यहाँ ले आइए, या तो 214 में राज्य का उच्च न्यायालय और 124 में सर्वोच्च न्यायालय आ जाएगा। नेक्स्ट, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? अर्थात जैसे केंद्र की शक्ति किस में होती है पूरे देश की? राष्ट्रपति में। तो राज्य में कौन प्रमुख? राज्यपाल होता है। इसकी शक्तियां, राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियां लगभग समान ही होती है एक तरह से। जैसे जिस तरह पूरे देश में राष्ट्रपति पावरफुल होता है उसी तरह राज्य में राज्यपाल पावरफुल होता है। भाई राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? बस राज्यपाल यही कमजोर रह जाता है। इनको नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ही रहता है। राष्ट्रपति चाहे इनको एक दिन में हटाए, राष्ट्रपति चाहे तो 1 घंटे में, 2 दिन में, कभी भी हटा सकते हैं। और राष्ट्रपति जो है कई राज्यों का एक राज्यपाल भी नियुक्त कर सकते हैं, कई राज्यों का भी एक राज्यपाल बना सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट,
राज्यपाल नियुक्त नहीं होते, इसलिए पावरफुल क्यों माने जाते हैं? क्योंकि इनका चुनाव नहीं होते राज्यपाल के, इनकी डायरेक्ट नियुक्ति होती है, इसलिए पावरफुल है, इनका पब्लिक से कोई लेना देना है ही नहीं। नेक्स्ट, राज्यपाल के पद के गठन का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 153 में कहा गया कि एक राज्यपाल भी होगा राज्य का। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? देखो, जैसे वहां पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसने की? राष्ट्रपति ने। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति यहाँ कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। नेक्स्ट, कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? मुख्यमंत्री के जो पद हैं उसका गठन का वर्णन अनुच्छेद 163 में है कि एक मुख्यमंत्री होगा, जैसे 74 में प्रधानमंत्री का था, यहाँ 163 में मुख्यमंत्री का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? क्षेत्रीय परिषद, इनका गठन कौन करता है? इनका गठन राष्ट्रपति ही करते हैं। और वर्तमान में कितनी क्षेत्रीय परिषद है? 5 है। अब कैसे ये करोगे? 5 है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और मिडिल, मध्य, बस होगा यार। नेक्स्ट, क्षेत्रीय परिषद का क्या कार्य होता है? अब इनके कार्य देख लेते हैं। इनके काम होते हैं कि दो से अधिक राज्यों के मध्य जो सीमा का विवाद होता है उसमें सलाह देते हैं, राज्य सरकार को भी सलाह देती है और भारत सरकार को भी सलाह देती है। ये इनके काम होते हैं क्षेत्रीय परिषद के। क्षेत्रीय परिषद टोटल कितनी है? 5 है। और इनका काम क्या है कि यदि दो राज्यों में सीमा को लेकर विवाद हो जाए तो उस संबंध में ये सलाह देते हैं, ठीक है। और राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों को भी सलाह देते हैं। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? निर्वाचन आयोग जो है 324 से 329 तक इसका वर्णन रहता है। निर्वाचन आयोग चुनाव कराने का इनका काम होता है। ये क्या कराते हैं? चुनाव कराते हैं और जो आपके ईवीएम सिस्टम लगवाते हैं और यही सब चीजें। आपका चुनाव चिन्ह यही देते हैं कि किसका क्या चुनाव चिन्ह है। निर्वाचन आयोग यही सब करते हैं। तो इनका वर्णन क्या है? अनुच्छेद 324 में है निर्वाचन आयोग का वर्णन। नेक्स्ट, संघ सूची, राज्य सूची, समर्थित सूची का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है? तो ये 7वीं अनुसूची में है इनका उल्लेख, संघ सूची। संघ सूची में कितने विषय है? संघ सूची में टोटल 100 विषय हो गए हैं। राज्य सूची में 61 विषय है और समर्थित सूची में 52। ये 61 है और ये 52 है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। 100 विषय है और इसमें कौन से विषय है? 61 और इसमें कितने? 52 विषय है। जैसे संघ सूची में 100 विषय में है, जैसे रक्षा हुआ, विदेशी मामले हुए, बैंकिंग हुआ, मुद्रा हुआ, ये सब रक्षा हुआ, विदेशी मामले, पावरफुल मुद्दे। और आपकी जो राज्य सूची में कौन कौन से होते हैं? जैसे रोजगार हुआ, कृषि हुआ, सिंचाई हुआ, ये सब इसी में ही है। समर्थित सूची में आपके विषय हो जाते हैं। जैसे अब समर्थित सूची में पुलिस, अब पहला पुलिस राज्य सूची का विषय था, लेकिन अब समर्थित सूची में आ गया। पुलिस हुआ, शिक्षा हुआ, वन हुआ, पर्यावरण संबंधित बातें हुई, वो सब किसमें? समर्थित सूची में। यहां से क्वेश्चन एक ही बनेगा कि पुलिस पहला राज्य सूची का विषय था, अब कौन सूची में? समर्थित सूची में। संघ सूची में कौन होता है? संघ सूची में केंद्र सरकार जो होती है वो कानून बनाती है। राज्य सूची में राज्य सरकार। समर्थित सूची में क्या होता है? दोनों बना लेती है। लेकिन इसमें क्या है? समर्थित सूची में दोनों तो बना लेती है, लेकिन अगर मतभेद हुआ तो कौन बनाएगा? केंद्र सरकार को प्राथमिकता इसमें दी जाएगी। केंद्र सरकार को प्राथमिकता दी जाएगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखो, ये है इसमें राज्य सूची में 100 विषय, इसमें 61 विषय, इसमें 52 विषय, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की कौन सी अनुसूची 22 भाषाओं का उल्लेख है? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। 22 भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में है। जैसे कोई कहेगा कि कौन सी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया? एक अंग्रेजी को, जबकि ये भाषा है किसकी? नागालैंड की, लेकिन फिर भी ये शामिल नहीं है। तो ये भोजपुरी है, भोजपुरी को लेकर बात चल रही है, भोजपुरी भी शामिल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये पूछेगा कि पहले कितनी थी? 1967 से पहले 14 भाषाएं थी और 1967 से अब तक फिर 8 और बढ़ा दी, तो टोटल कितनी हो गई? 22 भाषाएं हो गई, ठीक है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? राजभाषा का 343 से 351 तक का राजभाषाओं का वर्णन है। 343 में हिंदी को राजभाषा बताया गया है और 350 ए में बताया गया है
350 में कि हर एक राज्य जो है हिंदी को जो है हिंदी में महत्वपूर्ण योगदान देंगे, हिंदी में कुछ भी करने के लिए योग्यता बढ़ाएंगे, प्रोत्साहन देने के लिए कहे कि या कहीं हिंदी को प्रोत्साहन देने के लिए कहा गया है सभी को। अभी तो ये भी हुआ था क्या कि इसे राजभाषा घोषित कर दिया जाए, राष्ट्रभाषा हिंदी को। लेकिन अब अगर हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया जाएगा, हर जगह यही चलेगी, तो कुछ लोग तमिल बोलते हैं, कुछ अलग अलग बोलते हैं, तो तभी से तो इंग्लिश अभी तक चल रही है। इंग्लिश तो खत्म हो जानी थी, 15 वर्षों का इसका वो था, खत्म हो जानी थी, लेकिन अभी तक चल रही है, ब्रह्मदेश तक भी चलती रहेगी कार्यकारी भाषा। नेक्स्ट, सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा 8वीं सूची में शामिल किया गया? तो ये 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को शामिल किया गया था। फिर 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कौन सा नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी को शामिल किया गया, मणिपुरी को शामिल किया गया। फिर इसमें 92वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 में 4 जैसे बोडो, संथाली, मैथिली, ये 4 हो गई। तो 4 और 3 7 और 1 ये सिंधी, 8 भाषाएं होगी ना टोटल। टोटल 8 भाषा, तो पहले 14 थी, तो 8 ही, अब 22 हो गई है टोटल। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल होते हैं? तो आपातकाल कितने बताए गए हैं? 3 तरह के आपातकाल होते हैं। एक तो कौन सा? राष्ट्रीय आपातकाल होता है। एक होता है कौन सा? वित्तीय आपातकाल, वित्तीय। और एक होता है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में, 356 में ये है, और 360 में वित्तीय आपात है। वित्तीय आपात बार एक बार भी नहीं लगा है। राष्ट्रीय आपातकाल में 3 तरह का युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के समय राष्ट्रीय आपातकाल लाया जाता है। और राष्ट्रपति शासन, जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, जब किसी राज्य का राज्यपाल ये कहे कि भाई अब इस राज्य का शासन ऐसे नहीं चल पाएगा, ये तो संविधान के अनुसार चल ही नहीं रहा, सब गड़बड़ हुआ है, तो राष्ट्रपति क्या ला देता है? तुरंत वहां पर राष्ट्रपति शासन, अर्थात केंद्र सरकार डायरेक्ट कनेक्ट हो जाती है वहां से। ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन है। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन मैंने बताया था, और 360 में वित्तीय आपात। वित्तीय आपात एक भी बार तक भारत में नहीं लगाया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों पर किसका शासन होता है? तो संघ राज्य क्षेत्र, या हम कहें कि जो केंद्र होते हैं, हमारे केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, जो वर्तमान में कितने हैं? 8 है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक उन पर क्या करते हैं? शासन करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक। और इसमें क्या होता है? अब देखो, आपने देखा होगा चंडीगढ़ है, इसका प्रशासक कौन है? पंजाब, पंजाब का उपराज्यपाल। तो इसमें यही होता है, जैसे पंजाब का राज्यपाल है ना, इसी का एक प्रशासक है चंडीगढ़ का, राष्ट्रपति के कहने पर। अनुच्छेद 239(2) में ये प्रावधान है कि अगर राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी राज्य के राज्यपाल को केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक या उपराज्यपाल बना सकता है अपने राज्य के साथ साथ। ठीक है। नेक्स्ट, संघ शासित क्षेत्रों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 239(1) के तहत इनकी नियुक्ति होती है, 239(1) के तहत। ठीक। नेक्स्ट, दबाव समूह का कार्य क्या है? दबाव समूह क्या होता है? दबाव समूह जो होते हैं अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं, यानी ये केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए दबाव डालते हैं। चुनाव लड़ना इनसे कोई मतलब नहीं, सरकार बनाना दूसरों के हितों से कोई मतलब नहीं, केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपने सदस्यों के स्वार्थ की पूर्ति के लिए दबाव डालते हैं। नेक्स्ट, दल बदल विरोधी कानून से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? अब दल बदल क्या है? 52वें संविधान संशोधन 1985 में, जो लोग एक इस पार्टी से उस पार्टी में चले जाते हैं, लेकिन अब तो अब भी नहीं मानते, ये तो उल्लंघन है, लेकिन कोई नहीं मानते, नहीं, अब भी दल बदल करते रहते हैं। नेक्स्ट है कि किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया है? कौन सी अनुसूची में किया गया है? 6ठी अनुसूची में। अब इसमें एक चीज बताते हैं,
छठी अनुसूची में कहा गया है जो असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों के एसटी के जनजाति क्षेत्र हैं, उनके प्रशासन कैसे होगा इसके बारे में बताया गया है। और 5वीं अनुसूची में बताया गया है कि इन चारों राज्यों को छोड़ करके अन्य जो राज्य है SC ST के, उनका प्रशासन कैसे होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से संबंधित है कि किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों के अतिरिक्त अन्य राज्यों के अधीन आने वाले अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया। तो 5वीं अनुसूची में, यानी इन चारों राज्यों के बारे में तो छठी अनुसूची में है प्रशासन, और इन चारों को छोड़कर बाकी जितने भी हैं वो सब किसमें, 5वीं में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस संविधान का कौन सा भाग पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज भाग 9 में है, अनुच्छेद 243, कैसे आने तक और तैसे 6 तक, ये होता है ना, अनुच्छेद 243 में है ये पंचायती राज का वर्णन। पंचायती राज का वर्णन, पंचायती राज में भाई 73वें संविधान संशोधन द्वारा लाए गए थे, 73वें संविधान संशोधन द्वारा। इसमें 3 होते हैं, जैसे ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत हो गई, ठीक है, ग्राम स्तर पर कौन, ग्राम पंचायत, और पंचायत समिति हो गई आपकी पंचायत समिति, पंचायत समिति होगी प्रखंड स्तर पर, फिर हो गई जिला परिषद, जिला परिषद सबसे बड़ा इसमें जिला परिषद होता है। जैसे आपने वीडियो देखा होगा, खंड विकास अधिकारी इसमें होते हैं, ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान और ये जिला परिषद के अध्यक्ष भी होते हैं, ये सबसे बड़े होते हैं। तो तीनों इसमें हम देख सकते हैं। नेक्स्ट, संविधान के किस भाग में नगर पालिका से संबंधित प्रावधान, किसमें, 9 काम है नगर पालिका से संबंधित, 5 से 6 तक, 243 में ही है, वो 5 से 6 तक है, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, जैसे आपने देखा होगा, नगर पंचायत होते हैं, नगर निगम होते हैं, नगर परिषद होती है, इसमें भी 3 होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत की स्थापना की बात किस भाग में की गई है। तो भाग 4 में ग्राम पंचायत की स्थापना की बात की गई है। आप कहोगे आप तो अभी 9 बता रहे थे, तो मैं बताता हूं। आपने एक देखा होगा, एक 36 से 51 तक मैंने बताए थे आपको, 36 से 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांत बताए गए थे मैंने, नीति निर्देशक सिद्धांत मैंने 36 से 51 बताए थे। इसमें एक अनुच्छेद पड़ता है यहाँ पर 40, जिसमें ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बताया गया है, ग्राम पंचायत का गठन होगा उसके बारे में बताया गया ऐसे। लेकिन क्या था, ये एक नीति निर्देशक सिद्धांत थे जो भाग 4 में है, भाग 4 में है ये थे, और इसी में ही वर्णन है ग्राम पंचायतों का। तो हुआ क्या, हुआ ये कि ये एक नीति निर्देशक सिद्धांत है, और नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में मैंने बताया था कि ये क्या है, राज्य सरकार अपनी मर्जी से करेगी इसे, राज्य सरकार क्या करेगी, अपनी मर्जी से लागू करेगी। अगर नीति निर्देशक सिद्धांत में जितने भी नियम कानून दिए गए वो अपनी मर्जी से लागू करेगी उनको। तो इसमें क्या आता है, ग्राम पंचायत अपनी मर्जी से कुछ राज्य जो थे उन्हें लागू कर देते थे, कुछ नहीं करते थे। इससे क्या होता है, ग्राम पंचायत क्या काम करते हैं, सत्ता का विकेंद्रीकरण करते हैं, अर्थात निम्न स्तर से, जमीनी स्तर से लोगों तक सुविधाएं पहुंच सके, लोगों की बातें कौन ऊपर तक लेकर के आएगा। तो ग्राम पंचायत यानी लोगों की समस्याएं निचले स्तर पर ही समाप्त कर ली जाए। तो जैसे प्रधान होते हैं वो क्या करते हैं, वो निम्न लेवल पर ही समस्याएं को सुलझा लेते हैं। तो ये कुछ राज्य नहीं लागू करते थे, इसलिए इसको हटा करके इसके लिए अलग से क्या बनाया गया, अलग से एक भाग बना, भाग 9 में अलग से इसको संविधान संशोधन करके अनुच्छेद 243 में लेकर आया गया। 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन इनके संबंध में लागू किया गया। नेक्स्ट, इस संविधान में 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई है। 73वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में जोड़ी गई थी, और इसमें टोटल 29 विषय है। टोटल कितने हैं, 29 विषय है। 74वें संशोधन के तहत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, 1992 में जोड़ी गई थी, और इसमें टोटल कितने हैं, 18 विषय है। ये आपको याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन किस अनुच्छेद में है। सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अनुच्छेद 148 में इनका वर्णन है। टैग बोलते हैं इसको, टैग, CAG, कॉम्पिटिटर एंड ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इसको बोलते हैं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है। तो लोकसभा के सदस्य है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है, लोकसभा के सदस्य करते हैं, आपस में से किसी एक को लोकसभा का अध्यक्ष चुन लेते हैं ये। नेक्स्ट, कानूनी विषय पर राज्य सरकार को परामर्श कौन देता है, एडवोकेट जनरल देता है।
भाई केंद्र सरकार को तो महान्यायवादी दे देता है, केंद्र सरकार का वकील तो वो है, राज्य सरकार का वकील कौन है? तो एडवोकेट जनरल, जिसको हम बोलते हैं महाधिवक्ता। अनुच्छेद 165 में इसका वर्णन है। और महान्यायवादी किस में? अनुच्छेद 76 में। ये केंद्र सरकार का होता है, केंद्र सरकार का वकील होता है ये, ठीक। नेक्स्ट, भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार कौन होता है? देखो ये महान्यायवादी होता है, अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के बारे में है। नेक्स्ट, खत्म हो गए। तो दोस्तों ये थे आपके वो क्वेश्चन इंपोर्टेंट। इसमें आपने पूरे संविधान का निचोड़ देखा होगा। अगर ये क्वेश्चन आपने याद कर लिए तो आपको लगेगा कि आपने पूरे संविधान का क्विक रिवीजन कर लिया है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करना। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं वो भी कमेंट में आप लिख देना। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।